एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, अपन ने लास्ट सेशंस में, ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट किया था। इसके अंदर अपन लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो रेवोल्यूशन है पूरे यूरोप में फैला। ठीक है, सबसे पहली जो कंट्री थी वो फ्रांस थी। उसी के थ्रू जो है पूरा नेशनलिज्म जो है वो स्प्रेड हुआ था ऑल ओवर यूरोप में। अपन ने स्टेटमेंट भी देखी कि जो मिड 19th सेंचुरी से जो पहले का कंट्रीज हैं यूरोप में, वो वैसी नहीं थी जैसी आज है। इसका मतलब क्या है? सब में कुछ ना कुछ चेंजेस आया in terms of revolution, in terms of monarchy, rules, regulations, each and everything. तो वो सब चीजों में चेंज आया। क्यों चेंज आया? क्योंकि कहीं पे तो रेवोल्यूशन हुआ, कहीं पे तो पॉजिटिव हुआ, कहीं पे तो मोनार्की जो है वो कन्वर्ट हुई। ठीक है, तो अपन वो जो फ्रांस का अपन ने स्टार्ट किया था, फ्रांस के अपन जो 10 पॉइंट्स देखे थे जो कन्वर्ट हुए, जो बेनिफिट में हुए, जो अपन ने लास्ट वीडियो में देखे थे, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ नेशनहुड, याद आ रहा है बच्चों? तो वो जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बाद जो फ्रांस का रूलर था, उसने किस तरीके से फ्रांस को कन्वर्ट किया कि वो एक आइडियल बन गया, आज अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट 1804 से 1815। बच्चों, ये इसकी लाइफ का टेन्योर नहीं है, ये इसके फ्रांस का रूलिंग का टेन्योर है। ध्यान रखना, ये इसकी लाइफ का टेन्योर नहीं है, ये फ्रांस के इसके रूलिंग का टेन्योर है कि इतने टाइम तक ये फ्रांस का एम्परर रहा। ठीक है बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का रूलर था। ठीक है, 1804 में आया था। ये अपन ने लास्ट ईयर ही क्लास 9th में देख लिया था ना अच्छे से, कि किस तरीके से वो डायरेक्टर जनरल था मिलिट्री का, और उसने जो फ्रांस का लीडरशिप था वो एक्सेप्ट किया था, थ्रोन था वो एक्सेप्ट किया था। लेकिन उसके अंदर उसने फ्रांस में आके क्या क्या चेंजेस किए, आज अपन उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि नेपोलियन जो रूलर है वो अच्छा निकला या बेकार निकला, वो एक तरीके से गुड एग्जाम्पल था या बैड एग्जाम्पल था, क्या उसने एक्चुअल में लोगों का वेलफेयर किया, या फिर वापस से उनके ऊपर जबरदस्ती रूल होने लगा। तो आओ बच्चों, अपन इसको डिस्कस करते हैं। इसके डिस्कशन करने से पहले छोटी सी अपन ने इसको बाइफिकेशन में किया है। पहले अपन बाइफिकेशन के थ्रू पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर इसका जो पार्ट है, जो स्टडी पार्ट है, अपन उस पे आएंगे। तो बच्चों, पूरा नेपोलियन बोनापार्ट को अपने को 3 हिस्सों में बांटना है। पहला जो हिस्सा होगा इसका, वो होगा उसके नेपोलियनिक कोड। इसको अपन लोग सिविल कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं। ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम क्या है? सिविल कोड ऑफ कंडक्ट। ये 1804 में ही आ गए थे, बिकॉज 1804 के अंदर ही नेपोलियन ने लीडरशिप ले ली थी। ठीक है, अब वो कोड क्या थे बच्चों? उसमें 3 तरह के कोड थे। जो पहला कोड था वो था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब जो प्रिविलेजेस थे कि प्रॉपर्टी सिर्फ फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट ही ओन कर सकते हैं। अब कोई भी मेंबर, कोई भी सिटीजन फ्रांस का प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है। दूसरा उसने क्या निकाला? बर्थ प्रिविलेजेस वर अबॉलिश्ड। बर्थ प्रिविलेजेस बच्चों याद आ रहा है कि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को क्लरिकल प्रिविलेजेस थे उनके पास, टैक्स पे नहीं करना, उनके अलग से सेग्रीगेशन होना। बेसिकली उनके पास जितने भी प्रिविलेजेस थे ना, वो सारे के सारे उसने हटा दिए, सब के सब अबॉलिश कर दिए। और तीसरा कोड क्या निकाला उसने? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ। लॉ के सामने सब बराबर कर दिया उसने। एक तरीके से सारी पॉजिटिविटी आ गई। अब लोगों के अंदर खुशी के लिए है, यार नेपोलियन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसने सब कुछ बराबर कर दिया। चाहे वो राजा हो, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो कोई भी हो, हर कोई लॉ के सामने बराबर है, सबके ऊपर सेम लागू होगा, सब बाउंडेड है। दूसरा, उसने जो बर्थ प्रिविलेजेस थे वो हटा दिए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड अब स्टेट नहीं है। अब क्या है? फ्रांस की पॉपुलेशन है, सबके सब फ्रेंच सिटीजन है और कुछ नहीं है। तो लोगों में एकदम खुशी, तो लोगों ने बहुत एक्सेप्ट किया उसको, बहुत हैप्पी थे वो लोग। ठीक है, फिर इसने कोड तो निकाले। कोड निकालने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वहां पे, उसने उसको भी ठीक किया, वहां पर भी रेक्टिफिकेशन किए, और कुछ कुछ चीजों का इरेडिकेशन भी किया। ठीक है, कैसे किया अपन ने? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो थे वहां के, अलग अलग 3 तरह के सिस्टम थे बच्चे वहां पे। उन 3 तरह के सिस्टम को किस तरीके से नेपोलियन ने हटा दिया या उसमें चेंजेस ले आया। ठीक है, आओ देखते हैं। पहला सिस्टम है बच्चों फ्यूडल सिस्टम। ये अपन ने अच्छे से क्लास 9th में फिर से देखा था, वही चीज रिपीट हो रही है। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? जहां पर सिर्फ ओनली थर्ड पार्टी जो है उसके ऊपर ही पूरा बर्डन आता है टैक्स का। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जो होते हैं वो टैक्स पे नहीं करते, दैट इज फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, याद है बच्चों आपको? आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस। अब बच्चों ये चीज जो है ना गिल्ड, ये ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। आप सबको क्या करना है, इमेजिन करना है, मान के चलिए कोई राजा है, ठीक है, कोई किंग है, इसका नाम है एक्स, ठीक है। अब एक्स ने क्या किया, ए के ऊपर एक्स ने क्या किया, जो उसकी कंट्री थी, मतलब जिसके ऊपर वो रूल कर रहा था, वहां का पूरा इकोनॉमी उसके अंडर में जाएगा, बिकॉज वो किंग है वहां का। अब वहां पर ए अल्फाबेट ए नाम का एक पर्सन जो है, वो एक्स के पास गया, किंग के पास, उसने बोला कि सर मुझे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक क्लोथिंग सेगमेंट में मुझे जाना है, ठीक है, मुझे क्लोथ्स बनाने, मुझे इंडस्ट्री सेटअप करनी है, ठीक है। एक्स ने उसको बोला कि आपको सेटअप करना है तो आप उसको सेटअप कर लीजिए, बट इन उसके कंसिडरेशन में आपको मुझे 50% टैक्स जो है, या इकोनॉमी बोल लो, या प्रॉफिट बोल लो, या ब्राइब बोल लो, वो देना पड़ेगा, ठीक है। ए ने बोला ओके मैं दे दूंगा आपको, तो एक्स ने उसको परमिशन दे दी। अब ए का बिजनेस जो है वो इतना ज्यादा अच्छा चल रहा था, इतना ज्यादा फ्रूटफुल चल रहा था कि जो उसका कॉम्पिटिटर है, जो दूसरा पर्सन है बी, उसने भी बोला कि नहीं सर मुझे भी अपना बिजनेस सेटअप करना है इसके जैसा, तो वो गया किंग के पास, एक्स के पास। एक्स ने उसको बोला कि मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक को परमिशन दे रखी है। अब बी परेशान, बी ने क्या किया, ए से पूछा कि अगर मैं यहाँ पे आपके जैसा बिजनेस डाल दूं तो क्या प्रॉब्लम है, तो ए ने बोला सिंपल कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हारी इनकम का 50% टैक्स और रेवेन्यू आपको मुझसे शेयर करना पड़ेगा। बी ने हाँ कर दिया। सेम ऐसे फिर सी, फिर डी। तो एक तरीके से आपको चेन दिखी बच्चों, एक्स ने परमिशन दिया ए को, ठीक है, ए के बाद ए ने परमिशन दिया बी को, सी को परमिशन बी देगा, डी को परमिशन सी देगा, तो एक चेन दिख रही है बच्चों आपको। और अल्टीमेट राजा के पास जो पैसा है वो कहां से जा रहा है, जो लास्ट में डी ने सी को दिया, सी ने बी को दिया, बी ने ए को दिया, और ए ने राजा को दिया। तो आपको एक चेन दिखी बच्चों, कि चेन को ही बच्चों गिल्ड बोलते हैं। इसको नेपोलियन ने तोड़ दिया, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, गिल्ड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि जिसको जैसा बिजनेस स्टार्ट करना है वो वैसा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, किसी के ऊपर कोई भी तरह का बाउंडेशन नहीं है, नहीं है, कोई भी तरह का बाउंडेशन नहीं है। अब सोचो बच्चों, अब वहां के लोगों का रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन कैसा होगा वहां के लोगों का, खुश, स्पेशल जो बिजनेसमैन है वो बहुत ज्यादा कुछ, नए नए तरह के बिजनेस आएंगे, और नए नए तरह के बिजनेस आएंगे तो नए नए तरह की अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, कितना बढ़िया चीज होगा, पूछना नहीं है। और जो पैसा है वो सारा उनके पास ही रहेगा। ऊपर से अपन ने फर्स्ट पॉइंट में भी देख लिया कि टैक्स भी आप सबको पे करना है, तो सारा का सारा बर्डन उनके ऊपर नहीं आएगा, पूरी कंट्री का। तो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी हो रही है लोगों के अंदर। नेपोलियन जो है वो भगवान बन गया, खुदा एकदम, और लोग उसके भक्त बन गए, क्योंकि अभी तक सारी जो उसने बातें करी सब अच्छी सी बातें करी, है ना, ठीक है। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन आया बच्चों समझ में। तीसरा जो उसने सिस्टम ठीक किया वो था सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज, ठीक है बच्चों। सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज को बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। सर्फडम का मतलब होता है जबरदस्ती काम करवाना, जबरदस्ती काम करवाना। अब डिफरेंस क्या होता है, जबरदस्ती काम कराना तो मैं यूं भी लिख सकता था, बॉन्डेड लेबर, मतलब तो उसका भी वही होता है। लेकिन सर्फडम के और बॉन्डेड लेबर में क्या डिफरेंस होता है, बॉन्डेड लेबर में जबरदस्ती काम करवाना, लेकिन सर्फडम में जबरदस्ती काम करवाना भले ही चाहे अपने पास खुद की जमीन क्यों ना हो। यस, थोड़ा सा डिफरेंस है, माइन्यूट सा, फिर से सुनना। सर्फडम के अंदर क्या होता है, मान लो कोई फार्मर है, ठीक है, उस फार्मर के पास जमीन है जिसपे वो काम कर रहा है, क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन जो राजा है उसको जरूरत होती है, तो राजा उस फार्मर को उठा के अपनी जमीन, राजा की जमीन पे काम करने के लिए लगा देगा, जबकि उसको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है। तो उसने इसको भी हटा दिया, जिसको जहां मर्जी अपना काम करना है ना, आप अपनी जमीन पे काम करो, फार्मर भी खुश। और साथ साथ में जो उनके ऊपर ड्यूज थे, जो मेनोरियल ड्यूज थे, होते हैं ना विलेजेस, जो विलेजर्स होते हैं गांव वाले, उनके ऊपर राजा या रानी का कर्ज होता है, जो पैसा लेते हैं, जो मनी लैंडर होते हैं, इस तरह की जो चीजें चलती हैं, वो माफ। सोचो, सोचो बच्चों सोचो, सर्फडम हटा दिया, मेनोरियल ड्यूज हटा दिए, गिल्ड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, टैक्सेशन सिस्टम इक्वल कर दिया, कितना ज्यादा पॉजिटिविटी हो रहा है वहां पे फ्रांस में। तो यही चीज तो बना मुद्दा, यही तो रीजन बना कि नेशनलिज्म क्यों स्प्रेड हो रहा है। नेशनलिज्म इसलिए स्प्रेड हुआ, इसलिए फ्रांस का जो रेवोल्यूशन है वो उतना ज्यादा स्प्रेड हुआ, क्योंकि इसके अंदर बेनिफिट इतने थे कि लोग सारे इजीली यूनाइट हो गए, कनेक्ट हो गए,
के राजा से और कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इजीली उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन 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 बच्चों हर तरफ कुछ ना कुछ तो आता ही है। नेपोलियन ने अभी तक तो अच्छा बोला, लोगों का जो रिएक्शन था काफी अच्छा, काफी खुश था, लेकिन ऐसा क्या बोला उसने आगे, ऐसे कौन से पॉइंट रखे कि लोगों का रिएक्शन बच्चों मिक्स हो गया, ना तो वो खुश थे ना तो वो उसे नाराज थे या उदास थे। देखते हैं आगे उसने क्या बोला। अब उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स में बच्चों पहला पॉइंट इसने बोला हाइक इन टैक्सेस। अब सोचो, उसने फ्यूडल सिस्टम तो लगा दिया कि सबके लिए टैक्स जो है वो बराबर है, सबको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन टैक्स की रेटें बढ़ा दी भाई साहब। मतलब जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं, फार्मर्स हैं, वो वैसे ही 5%, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 5% अगर टैक्स की रेट थी उस टाइम पे, सारा उन्हीं को ही देना पड़ रहा है। अब उसने 5 की जगह 10% लगा दिया, जो रेट जो प्राइसेस था वो बढ़ा दिया, तो बच्चों प्रॉब्लम तो होगी। फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट तो पे कर देगा 10%, बट जो थर्ड एस्टेट है क्या वो पे कर पाएगा? उसके लिए तो प्रॉब्लम हो गया, बर्डन कम हुआ लेकिन एक्चुअल में बर्डन कम नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट बोला उसने, फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी। भैया सर्वडम तो उसने हटा दिया कि आप अपनी जमीन पे चाहो तो काम कर सकते हो, लेकिन आर्मी में जरूरत पड़ेगी तो आपको जबरदस्ती जो है काम करना पड़ेगा। अब देखो कितना कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, पहले उसने सर्वडम हटा दिया, फिर उसने खुद ने ही फोर्स रिक्रूटमेंट लगा दिया आर्मी के अंदर। चलो ठीक है, और क्या बोला उसने, री इंट्रोडक्शन ऑफ स्लेवरी। जो बच्चों स्लेवरी हटा दी गई थी फ्रांस के अंदर, जो गुलामी थी वो हटा दी गई थी, इसके आते ही स्लेवरी फिर से आ गई। मतलब इसने वही सर्वडम से तुम एग्जांपल ले सकते हो, मेनोरल ड्यू से एग्जांपल ले सकते हो। चलो ठीक है, तुम पे 2 लाख रुपए उधारी है, तुम्हें उधारी माफ करी, मेनोरल ड्यू, गाँव वाला खुश, लेकिन तुम्हें मेरे अंडर में काम करना पड़ेगा। अरे वाह, नेपोलियन खड़ा होकर क्या बोल रहा होगा, कैसा लगा हमारा मजाक? तो वही वाली बात होगी बच्चों, उसने स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया। अब जब इतना ज्यादा उसने कर ही दिया, इसने पहले पॉजिटिव बता दिया, उसने फिर अपने स्पीच में नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो गए, लेकिन कोई उसके अगेंस्ट में बोले तो अब बोल सकते हैं ना, अभी तक तो सब खुश थे तो वो उसके बारे में बात ही नहीं करेगा, लेकिन अब तो उसके बारे में बात होगी बिकॉज उसने 3 नेगेटिव पॉइंट्स दे दिए। तो जैसे ही उसके माइंड में आया ना, उसने जाते जाते एक और चीज लगा दी, वो थी सेंसरशिप। सेंसरशिप पता ना बच्चों क्या होती है आपको, कि उसकी परमिशन के बिना कोई भी मीडिया में उसके बारे में नहीं लिख सकता, उसकी परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, अब जो फ्रांस के लोग हैं उनका रिएक्शन मिक्स हो गया, इन नेपोलियन को अच्छा माने या नेपोलियन को बुरा माने। माने तो माने क्या, तो स्टार्टिंग में नेपोलियन ने कोड दिए जो तीनों उनके वर्थ के थे, राइट टू प्रॉपर्टी, बर्थ प्रिविलेजेस वर अबॉलिश्ड, इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके बाद जो उनके ऊपर जबरदस्ती रूल हो रहा था, जो सिस्टम था जो वो फॉलो कर रहे थे, वो सिस्टम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब 3 तरह के बना दिए, एक तो फ्यूडल सिस्टम, एक आपका गिल्ड रिस्ट्रिक्शन और आपका सर्वडम एंड मिनोरल ड्यू। अब तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ा उसने नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी निकाल दिए। नेगेटिव एस्पेक्ट में क्या, टैक्सेस का रेट बढ़ा दिया, जबरदस्ती आर्मी में काम करना पड़ेगा, और स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया। और मेरे अगेंस्ट में तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि मैंने सेंसरशिप लगा दी। आया बच्चों समझ में, नेपोलियन बोनापार्टे किस तरह का रूलर था। ऑल्दो एट द वेरी एंड अगर इसकी कंक्लूजन पे आए अपन, तो जो लोगों का रिएक्शन था, रिएक्शन ऑफ द पीपल वाज मिक्स्ड, बट अगेन दे वर हैप्पी बिकॉज जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो कंपैरेटिवली ज्यादा थे, तो लोगों में एक तरीके से खुशी था, इसलिए बहुत खुशी खुशी नेपोलियन को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसकी जो पॉलिसीज थी, जो उसकी फ्रेमवर्क थी, वो हर तरफ स्प्रेड हुई। आया बच्चों समझ में, ये नेपोलियन बोनापार्टे का पूरा पार्ट है जो अपन ने छोटे से टेबलर फॉर्म में पूरा समझा है। आप इसको इजी मत समझिएगा, इसका अपन जो स्टडी पार्ट है वही अपन रीड करेंगे, और रीड करने के बाद इसको अपन फर्दर जो अपना नेक्स्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इन जो पॉइंट्स हैं 10 पॉइंट्स, इनको अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि नेपोलियन के ऊपर शॉर्ट नोट या उसके बारे में इन डिटेल लिखना पड़ता है, तो आपको सारे पॉइंट पता होने चाहिए। इसको अपन ने इस तरीके से बाइफरकेट किया। ठीक है बच्चों, आओ इसको अब अपन रीड करते हैं, लैंग्वेज फॉर्म में ये कैसा बनता होगा, है ना। नेपोलियन बोनापार्टे, बच्चों नेपोलियन वाज द एम्परर ऑफ फ्रांस फ्रॉम 1804 to 1815, although
नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बाय रीइंट्रोड्यूसिंग मोनार्की इन फ्रांस। रीइंट्रोड्यूसिंग मतलब उसने मोनार्की जो है एब्सोल्यूट से हटा के कौन सी सेटअप कर ली, कॉन्स्टिट्यूशन। यस, उसको रीइंट्रोड्यूस किया था। बट ही मेड रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यस, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब ये अपन ने डिस्कस किया, देखो कैसे आगे आते हैं। द आइडिया वाज टू मेक द सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। ओके, सबसे पहले उसने क्या देखा अपन ने, उसका कोड ऑफ कंडक्ट, नेपोलियनिक कोड। द सिविल कोड ऑफ 1804 व्हिच इज कॉमनली नोन एज नेपोलियनिक कोड। उसमें क्या कहते हैं, abolished all privileges based on birth. Very good. It also established equality before the law and secured the right to property. ये तीनों बच्चों अपन ने भी डिस्कस किया। कंटिन्यू करते हैं। Even in those territories which came under his control, Napoleon began to introduce many reforms as he did in France. क्या क्या किया उसने, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स कौन से थे? He simplified administrative divisions in the Dutch Republic, Switzerland, Italy and Germany. इसने इन सब जगहों पे ही जो खुद की पॉलिसी थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसने यहाँ पर भी इसको सर्कुलेट किया, यहाँ पर भी उसने उसको सिंप्लीफाइड किया। क्या किया उसने, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, अपन ने अभी देखा। पीजेंट्स कुड बी फ्रीड फ्रॉम सर्वडम एंड मिनोरियल ड्यूज, ये भी आप ये अपन ने देखा। लास्ट में गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड इन टाउन। वेरी गुड बच्चों, ये अभी अपन ने जस्ट डिस्कस किया है, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में, ठीक है। वो अपन ने समझने के तरीके से लिया था कि आप इस पूरे को याद कैसे करें, तो याद करने के लिए अपन ने उसको 3 टेबल में बना लिया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव, ये वही 6 पॉइंट हो गए। यहाँ तक लोगों का रिएक्शन बहुत खुश था, एकदम मस्त। अब बदलेगा, अब नेपोलियन बदलेगा कैसे, तो आओ देखें। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ पीपल, peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed this new found freedom. मजा आ गया उनको तो, क्योंकि एकदम से फ्रीडम ही फ्रीडम है। They could realize that uniform laws and standard system of weights and measures and a common currency would be more helpful in movement and exchange of goods and capital across various regions. जो अपन ने 10 points डिस्कस किए थे ना बच्चों, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ नेशन, ये उसी पॉइंट्स का डिस्कशन हो रहा है कि लोग खुश हो गए, मजा आ रहा है उनको, न्यू बिजनेसमैन को, आर्टिसंस को, कि भैया अब सब तरफ यूनिफॉर्मिटी है, सब तरफ सेम लॉ है, सब तरफ सेम वेट्स और मेजर्स हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जगह है जहां पर अभी नेपोलियन दिक्कत करेगा, जैसे कि बट इन एरियाज व्हिच वर कॉन्क्वर्ड बाय फ्रांस, पीपल रिएक्शंस टुवर्ड फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। अब मिक्स हो गए लोगों का रिएक्शन, क्यों मिक्स हो गए, क्योंकि इनिशियली जो स्टार्टिंग में जो फ्रेंच आर्मीज थी, वो टॉर्च बियरर्स ऑफ द लिबर्टी के तौर पे काम कर रही थी। टॉर्च बियरर्स ऑफ लिबर्टी मतलब हर तरफ फ्रीडम पहुंचाना। टॉर्च बियरर, रोशनी डालना, हिंदी में बोलते हैं ना, प्रकाश डालिए, क्वेश्चन आता है ना, प्रकाश डालिए, प्रकाश डालिए, ये वही है, हर तरफ प्रकाश डालता था कि जहां जहां पर फ्रीडम नहीं, वहां वहां पर फ्रीडम पहुंचाओ। बट वेरी सून पीपल कुड रियलाइज दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव, अब लोगों को रियलाइज हो रहा है कि जो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाए थे वो पॉलिटिकल फ्रीडम की गारंटी नहीं देते। क्यों, क्योंकि उसने इंक्रीज इन टैक्सेस बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगा दिया, फोर्स कंस्क्रिप्शन इन द फ्रेंच आर्मीज, फोर्स रिक्रूटमेंट लगा दिया उसने फ्रेंच आर्मी के अंदर, और धीरे 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 करके उसने स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस बना दिया। जितना भी एंथुसियाज्म था लोगों के अंदर, वो सब के सब हॉस्टिलिटी के अंदर कन्वर्ट हो गए। आया बच्चों समझ में? ये था अपना आज का सेशन, जो पूरा का पूरा नेपोलियन बोनापार्टी के ऊपर था। इसके आप नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से इसको आप फिर से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। ये अपने को आ जाएगा तो आगे के टॉपिक अपने को और इजी लगेंगे। जैसे अपन इसको डिस्कस किया वैसे और भी आएंगे, अपने जीसीपी मैजिनी के बारे में पढ़ेंगे, अपन लॉर्ड बायरन के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में पढ़ना बाकी है। चलो बच्चों, आई गेस आपको आज का नेपोलियन बोनापार्टी के बारे में समझ में आया होगा। आप सोचिएगा खुद से कि नेपोलियन अच्छा था कि बुरा था, ठीक है। इस क्वेश्चन को माइंड में सोचिएगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी बच्चों, तब तक घर पे रहें, बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें। बाय बाय बच्चों।